हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएलवी न्यूज। हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम 25 काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कमेंट में ये भी बताएं ये वीडियो आप किस शहर राज्य से देख रहे हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सही समय पर सही खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, पहली सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल में ईडी की कार्रवाई के विरोध में टीएमसी के सांसदों ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान महुआ मोइत्रा और डेरेक ब्रायन सहित कई प्रमुख सांसद शामिल थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाया और महुआ मोइत्रा व डेरेक ब्रायन को हिरासत में ले लिया है। टीएमसी ने ईडी की कार्रवाई को अलोकतांत्रिक बताया। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। एग्री स्टेक के लिए किसानों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 10 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि इसका उद्देश्य सभी पात्र किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करना होगा। फार्मर आईडी से पीएम किसान और अन्य कृषि योजनाओं का लाभ सीधे मिलेगा। साथ ही जमाबंदी का शुद्धिकरण भी होगा। किसान पंचायत भवनों में शिविरों में पंजीकरण करा सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जम्मू में मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान का आगाज किया। यह देशव्यापी 45 दिवसीय आंदोलन का हिस्सा होगा, जिसका नेतृत्व सांसद डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन और जेकेपीसी अध्यक्ष तारिक हमीद करार ने किया। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर मनरेगा जैसे ऐतिहासिक कानूनों को कमजोर करने का आरोप लगाया। पार्टी ने कार्यकर्ताओं से लोगों को उनके रोजगार के अधिकार के प्रति जागरूक करने और इस अभियान को राज्य का दर्जा बहाल करने के आंदोलन से जोड़ने का आदेश दिया। वहीं देखिए दोस्तों, हिमाचल सरकार को बड़ा झटका। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने 30 अप्रैल से पहले पंचायती राज चुनाव संपन्न कराने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रोमेश शर्मा की पीठ ने 28 फरवरी तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है। सरकार ने आपदा और परिसीमन का हवाला देकर चुनाव टालने की बात कही, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने इसे संवैधानिक दायित्व बताते हुए चुनौती दी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, आयुष्मान योजना में एक बड़ा अपडेट सामने आया। अब सड़क दुर्घटना पीड़ितों का भी कैशलेस इलाज हो सकता है। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना में अब आयुष्मान योजना के अस्पताल भी शामिल होंगे। ट्रॉमा और सर्जरी सुविधा वाले नए अस्पताल भी स्वयं जुड़ेंगे। साजिश कर्मचारियों को प्रशिक्षण देगी ताकि पीड़ितों को भर्ती के 7 दिन तक 1.5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज मिल सके। यह पहल आपातकालीन चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करेगी। वहीं देखिए दोस्तों, मेरठ के कपसाड में मां की हत्या और बेटी के अपहरण मामले पर सपा अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर भाजपा को नाकाम सरकार बताया। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार अपराधियों को संरक्षण देती है। पुलिस ने अपहृत किशोरी की बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें गठित की और गाँव में पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए 5.26 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। इसमें लोहाघाट में अंबेडकर भवन, पिथौरागढ़ में सीसी मार्ग, अल्मोड़ा में 101 फीट लंबा तिरंगा स्थापना और बाजपुर में आंतरिक सड़कों का निर्माण शामिल किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्वक कार्य सुनिश्चित करने का आदेश दिया। यह धनराशि राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में 12 से 26 जनवरी तक स्थापना दिवस समारोह आयोजित होगा। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि युवा दिवस और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती पर विशेष कार्यक्रम होंगे। 24 से 26 जनवरी तक मुख्य यूपी दिवस मनाया जाएगा। हर जिले में विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश थीम पर प्रदर्शनी लगेगी और संस्कृति विभाग प्रति जिले 1 लाख रुपए देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार वाहन से वाहन संचार वायरलेस तकनीक लाने पर काम कर रही है। वाहन टू वाहन संचार प्रौद्योगिकी की मदद से वाहन में एक दूसरे से सीधा संवाद हो सकेगा। वहीं देखिए दोस्तों, मुंबई महानगर पालिका चुनाव से पहले लगभग 20 वर्ष बाद साथ आए ठाकरे बंधुओं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने कहा कि वे महाराष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए साथ आए हैं। उन्होंने यह बात शिवसेना के मुखपत्र सामने में गुरुवार से प्रकाशित हो रहे एक संयुक्त साक्षात्कार में कही। यह साक्षात्कार कार्यकारी संपादक और राज्यसभा सदस्य संजय राउत और फिल्म निर्माता निर्देशक महेश मांजरेकर ने लिया।
वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी से रूसी तेल आयात पर बाहरी दबाव के कारण लिए गए निर्णयों में बदलाव पर स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की चुप्पी से भारत की राष्ट्र की छवि धूमिल हो रही है। केजरीवाल ने यूरोपीय नेताओं की टिप्पणियों और ट्रंप की धमकियों का हवाला देते हुए पूछा कि क्या राष्ट्रीय हितों से समझौता किया जा रहा है। चलिए अगली खबर देखिए, महाराष्ट्र की अंबरनाथ नगर पालिका के लिए चुने गए कांग्रेस के सभी 12 पार्षद भाजपा में शामिल हुए। कांग्रेस द्वारा निकाले गए अंबरनाथ नगर पालिका में उसके सभी नवनिर्वाचित 12 पार्षदों ने गुरुवार को भाजपा का दामन थाम लिया। उन्हें चुनाव के बाद भाजपा के साथ गठबंधन करने के लिए कांग्रेस द्वारा पहले निलंबित फिर निष्कासित कर दिया गया था। महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष ने बुधवार को देर रात भाजपा कार्यालय में कहा कि यह कदम सत्ता की लालसा से प्रेरित नहीं है बल्कि विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता से प्रेरित है। वहीं देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार और वॉलमार्ट इंक के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ। यह वॉलमार्ट वृद्धि सप्लाई डेवलपमेंट प्रोग्राम यूपी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाएगा। 3 साल के इस एमयू से उद्यमियों को निःशुल्क प्रशिक्षण, ई कॉमर्स रेडीनेस और वैश्विक बाजार तक पहुंच मिलेगी, जिससे निर्यात बढ़ेगा और रोजगार सृजित होंगे। यह पहल यूपी को निर्यात और ई कॉमर्स हब बनाने की दिशा में अहम कदम है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के भ्रष्टाचार मामलों में दर्ज एफआईआर रद्द करने के फैसले को पलट दिया है। सर्वोच्च अदालत ने हाई कोर्ट के दृष्टिकोण को न्याय का मजाक बताया और कहा कि उसने एफआईआर रद्द करने के लिए अनुचित प्रयास बताए। हाई कोर्ट ने पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर एफआईआर रद्द की थी, जिससे जांच रुक गई थी। वहीं दोस्तों देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा को भ्रष्ट जनता पार्टी बताते हुए उस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड, उन्नाव बलात्कार कांड, इंदौर में जहरीले पानी से मौतें और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन जैसे कई मुद्दों पर भाजपा की डबल इंजन सरकार को घेरा। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, लैंड फॉर जॉब घोटाले मामले में लालू प्रसाद यादव की फैमिली को बड़ा झटका लगा। कोर्ट में लालू के पूरे परिवार पर आरोप तय हो गए हैं कि परिवार के मुखिया लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती पर आरोप तय कर दिए गए। इसके अलावा बेटे तेज प्रताप, बेटे तेजस्वी और बेटी हेमा के खिलाफ भी आरोप तय हो चुके हैं। और ये भी जान ले कि लैंड फॉर जॉब मामले में कुल 98 आरोपियों में से 52 लोगों को कोर्ट ने आरोप मुक्त भी किया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, बिहार से अप्रैल में खाली होने जा रही राज्यसभा की 5 सीटों को लेकर इंटरेस्टिंग राजनीतिक तस्वीर सामने आ रही है। इन 5 सीटों में से अभी 4 एनडीए के और 1 महागठबंधन के पास है। अप्रैल में होने वाले चुनाव में मौजूदा संख्या बल के हिसाब से एनडीए 4 सीटों पर जीत सकता है, जबकि 5वीं सीट के लिए जोड़ तोड़ और तिकड़म होने की संभावना है। इस बीच महागठबंधन की एकता पर उठे सवालों ने इस 5वीं सीट का मुकाबला रोचक बना दिया है। वहीं दोस्तों देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच वीजा को लेकर तनाव और बढ़ चुका है। बांग्लादेश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा प्रतिबंधों को और सख्त करते हुए गुरुवार से कोलकाता, मुंबई और चेन्नई स्थित अपने डिप्टी हाई कमिश्नरों में भी वीजा सेवाएं सीमित कर दी है। यह जानकारी बांग्लादेश के प्रमुख अखबार ढाका ट्रिब्यून ने दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनएसजी मानेसर में नेशनल आईआईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम का वर्चुअल शुभारंभ किया। यह सिस्टम आतंकवादी घटनाओं और आईईडी विस्फोटों से जुड़े डेटा का वैज्ञानिक विश्लेषण करेगा, जिससे जांच तेज और सटीक होगी। शाह ने इसे देश की सुरक्षा के लिए डेटा कवच बताया, जो वन नेशन वन डेटा टेरिटरी की ओर एक कदम है। यह एजेंसियों को त्वरित प्रतिक्रिया में मदद करेगा और सुरक्षा तंत्र को मजबूत करेगा। वहीं देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में शासन के निर्देश पर ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने हेतु राजस्व खातों को क्यूआर कोड से जोड़ा जाएगा। इसमें जन्म, मृत्यु, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र जैसे सरकारी स्कूलों का भुगतान डिजिटल रूप से आसान होगा। यह पहल पारदर्शिता बढ़ाएगी और ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाएगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में गुरुवार से मुफ्त राशन वितरण कार्यक्रम शुरू हो चुका है। सभी जिलों में कोटे की दुकानों से राशन मिलेगा। 23 जिलों में अंत्योदय कार्ड धारकों को 14 किलो गेहूं, 11 किलो चावल और 10 किलो ज्वार बाजरा दिया जाएगा। शेष जिलों में प्रति कार्ड 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल मुफ्त मिलेगा। वितरण सुबह 8 से दोपहर 12 बजे और दोपहर से 2 से शाम 6 बजे तक चलेगा। वहीं दोस्तों देखिए, शशि थरूर ने बुधवार को वेनेजुएला में हाल ही में हुए अमेरिकी मिलिट्री ऑपरेशन पर गहरी चिंता जताई और राष्ट्रपति को पकड़ने को संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन बताया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिकी ऑपरेशन सहप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और अंतर्राष्ट्रीय विवादों में बल का इस्तेमाल न करने के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए उत्तर प्रदेश में SIR अभियान के तहत मतदाताओं की संख्या में 2.89 करोड़ की कमी आई। फिर भी 15,030 नए पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इसका मुख्य कारण प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या को 1500 से घटाकर 1200 करना होगा। इससे कुल बूथों की संख्या 1,77,516 हो चुकी है, जिससे मतदान के दिन भीड़ कम होगी और प्रबंधन बेहतर होगा। जौनपुर के मछली शहर में सर्वाधिक 94 नए बूथ बनाए गए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र तीसरे दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ा। भाजपा विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष आदिसी पर सिख गुरुओं विशेषकर गुरु तेग बहादुर के अपमान का आरोप लगाते हुए माफी मांगने की मांग की। हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। 4 कैबिनेट मंत्रियों ने आदिसी की सदस्यता रद्द करने और आपराधिक मामला दर्ज करने की शिकायत भी की। वहीं देखिए दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार, MCD और NDMC को राष्ट्रीय राजधानी के सभी सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। यह सर्वेक्षण 4 सप्ताह में पूरा कर रिपोर्ट जमा करनी होगी, जिसमें RTE एक्ट 2009 के तहत अनिवार्य सुविधाओं की कमी का ब्यौरा होगा। कोर्ट ने 2017 की एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, बिहार में सड़कों के रख रखाव के लिए अब AI तकनीक का इस्तेमाल होगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में OPRC 3 के तहत 19,327 किलोमीटर सड़कों के लिए यह निर्माण लिया गया है। 7 साल के लिए लागू इस योजना में AI और मशीन लर्निंग से सड़कों की खामियों का पता लगाया जाएगा, जिससे मानवीय हस्तक्षेप कम होगा। लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने EPFO को 15,000 की मासिक वेतन सीमा की समीक्षा करने का निर्देश दिया। यह सीमा 2014 से नहीं बदली है, जबकि वेतन में काफ़ी वृद्धि हुई। केंद्र सरकार को 4 महीने में फैसला लेना होगा। इस कदम से कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति, बचत और पेंशन लाभ में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि नियोक्ता का योगदान भी बढ़ेगा। वहीं दोस्तों देखिए, उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 की तैयारियों को तेज करते हुए सभी जिलों में जिला स्तरीय जनगणना समितियों का गठन किया गया। इन समितियों की अध्यक्षता जिला अधिकारी करेंगे, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी और नगर निगम आयुक्त सदस्य होंगे। यह समितियां 1 जनवरी 2026 से 30 जून 2027 तक जनगणना से जुड़े सभी प्रारंभिक कार्यों, प्रशिक्षण, मकान सूचीकरण और आंकड़ों के प्रकाशन का प्रभावी ढंग से संचालन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, बिहार में जनगणना की प्रक्रिया तेज हो चुकी है, जिसमें प्रमंडल से लेकर नगर निकाय स्तर तक अधिकारियों की नियुक्ति की गई। यह पहली डिजिटल जनगणना होगी जो मोबाइल ऐप के माध्यम से पेपरलेस होगी। प्रथम चरण अप्रैल से सितंबर तक आवास गणना का होगा, जबकि दूसरा चरण फरवरी 2027 में जनसंख्या गणना के लिए किया जाएगा। कार्य में बाधा डालने पर जुर्माना और कारावास का प्रावधान भी रखा गया है। वहीं दोस्तों देखिए, भगवंत मान सरकार ने सिख पंथ की दशकों पुरानी मांगों को पूरा करते हुए श्री अकाल तख्त साहिब, तख्त श्री केसगढ़ साहिब और तख्त श्री दमदमा साहिब से जुड़े शहरों को पवित्र शहर घोषित किया। इन शहरों में शराब, तंबाकू और मांस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार ने श्री तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को बड़े सत्र पर मनाया और उनके चरण स्पर्श वाले गाँवों को विशेष अनुदान भी दिया। इससे धार्मिक पर्यटन में वृद्धि होगी। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, अनुराग ठाकुर ने जी राम जी योजना पर कांग्रेस को घेरा। उन पर भ्रम फैलाने और गांधी के नाम का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पुरानी व्यवस्थाएं जैसे जवाहर समृद्धि योजना भ्रष्टाचार का अड्डा। अनुराग ठाकुर ने बताया कि मोदी सरकार ने तकनीक, AI और डिजिटल हाजिरी से पारदर्शिता लाई, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म हो चुकी है और भुगतान भी सुनिश्चित हुआ। वहीं दोस्तों देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग ने टोल प्लाजा पर बिना फास्टैग वाले वाहनों के लिए UPI भुगतान की सुविधा शुरू कर दी है। अब वाहन चालक QR कोड स्कैन करके 1.25 गुना टैक्स देकर निकल सकते हैं, जिससे 2 गुना शुल्क भरने से बच सकेंगे। यह व्यवस्था कुशीनगर के हतीमपुर मुजाना टोल प्लाजा पर लागू हो चुकी है, जिससे वाहन चालकों और टोल कर्मियों के बीच विवाद खत्म होंगे और भुगतान भी आसान होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले कोलकाता के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। यहां पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। नड्डा प्रदेश भाजपा की नई कार्य समिति के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें चुनावी तैयारियों का जायजा भी लिया जाएगा। वे डॉक्टरों से भी संवाद करेंगे। यह दौरा अमित शाह के हालिया दौरे के बाद हो रहा है, जो बंगाल में भाजपा की सक्रियता दर्शाता है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे उतने खुश नहीं है। ट्रंप के अनुसार भारत को रूसी तेल की खरीद रोकने के कारण भारी टैरिफ चुकाना पड़ा। उन्होंने मोदी से अपने अच्छे संबंधों का जिक्र किया, लेकिन यह भी कहा कि भारत ने अब रूसी तेल व्यापार काफी हद तक कम कर दिया है। ट्रंप ने भारत पर अमेरिकी टैरिफ का भी उल्लेख किया।
वहीं दोस्तों देखिए, महाराष्ट्र के अंबरनाथ नगर परिषद में भाजपा और कांग्रेस ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना के खिलाफ गठबंधन कर लिया है। शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन बहुमत से चूक गई। भाजपा ने शिवसेना से बात न बनने पर कांग्रेस का हाथ थामा, जिससे भाजपा पार्षद नगर अध्यक्ष चुने गए। शिंदे गुट ने इसे अभद्र युति बताया। देखिए अगली सबसे बड़ी खबर, भाजपा और शिवसेना ने मोहन भागवत के लव जिहाद संबंधी बयानों पर असदुद्दीन ओवैसी की टिप्पणियों की कड़ी निंदा की। भाजपा ने कहा कि ओवैसी के पास संघ प्रमुख को चुनौती देने का नैतिक अधिकार नहीं है, जबकि शिवसेना ने भागवत के विचारों का समर्थन किया। वरिष्ठ वकील अश्वनी उपाध्याय ने लव जिहाद को राष्ट्रीय समस्या बताते हुए दावा किया कि हर साल लाखों लड़कियां इसका शिकार होती है, जिससे भारत की जनसंख्या प्रभावित हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, भाजपा ने कांग्रेस शासित कर्नाटक सरकार के अवैध प्रवासियों को आवास देने के फैसले का कड़ा विरोध किया। बेंगलुरु में हुए प्रदर्शन में बीबीआई विजेंद्र और आर अशोक जैसे वरिष्ठ भाजपा नेता शामिल हुए। भाजपा ने चेतावनी दी है कि यदि आवश्यक हुआ तो वे अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे, क्योंकि राज्य की भूमि केवल कर्नाटक के लोगों के लिए है। उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर राजनीतिक लाभ के लिए भूमि का उपयोग करने का भी आरोप लगाया। वहीं दोस्तों देखिए, अखिलेश यादव ने भाजपा पर लोकतंत्र और संविधान विरोधी होने का आरोप लगाया। कहा कि एसआईआर के जरिए सरकार चोरी छिपे एनआरसी लागू करने का काम कर रही है और सत्ता का खुला दुरुपयोग कर रही है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश रोजगार प्रदेश के रूप में पहचान बना। कौशल विकास मिशन के तहत योगी सरकार ने 2026 की शुरुआत में 5 जनपदों में मंडल स्तरीय रोजगार मेलों के माध्यम से 1 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार देने का लक्ष्य रखा। प्रत्येक मेले में 100 कंपनियां 20,000 युवाओं को नौकरी देगी, जिससे पलायन रुकेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। वहीं देखिए दोस्तों, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्य सचिवों के साथ बिहार की परियोजनाओं की समीक्षा की। राज्य में 7.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश चल रहा है, जिसमें 96% परियोजनाओं की बाधाएं दूर कर ली गई है। उन्होंने रेलवे, सड़क, टेलीकॉम और पावर सेक्टर सहित विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे कार्यों की जानकारी दी और केंद्र सरकार के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस के मनरेगा आंदोलन को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कांग्रेस पर अपने कार्यकाल में मनरेगा में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। सैनी ने मोदी सरकार की वीबीजी रामजी योजना की सराहना की, जो मनरेगा की कमियों को दूर कर पारदर्शिता लाएगी और रोजगार के दिन 100 से बढ़ाकर 125 कर दिए गए हैं। वहीं देखिए दोस्तों, मायावती को बिहार में बड़ा झटका लगा। जिला अध्यक्ष सहित 2 दर्जन नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। बक्सर में बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष सुभाष गौतम सहित करीब 2 दर्जन पदाधिकारियों ने पार्टी से इस्तीफा दिया। उन्होंने राष्ट्रीय संयोजक रामजी गौतम पर पार्टी को कमजोर करने, तानाशाही रवैया अपनाने और जाति पिछड़ा वर्ग के कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। यह इस्तीफा अनिल कुमार के पहले के इस्तीफे और अभिमन्यु कुशवाहा के निष्कासन के बाद आया, जो बक्सर में बसपा के भीतर गहरे अंतर्विरोध को दर्शाता है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, वृंदावन में इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद एक युवक ने महिला को गेस्ट हाउस बुलाया और नशीले पदार्थ पिलाकर साथियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर मुख्य आरोपी दीपक सैनी को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपी जो कि है वो फरार हो चुके हैं, उनकी तलाश जारी है। यह घटना पिछले साल नवंबर में हुई थी, जब महिला को परिक्रमा मार्ग स्थित गेस्ट हाउस में बुलाया गया था। वहीं देखिए दोस्तों, बांग्लादेश में एक और हिंदू का कत्लेआम हुआ। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार लगातार जारी है, जहां पिछले 18 दिनों में 6 हिंदुओं की नृशंस हत्या कर दी गई। इनमें दिब्बू चंद्र दास, अमृत मंडल, बजेंद्र विश्वास, खोकन दास, राणा प्रताप बैरागी और शरत चक्रवर्ती मणि शामिल है। सोशल मीडिया पर भयावह वीडियो सामने आ रहे हैं, लेकिन यूनूस सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, रेल डिवीजन के स्टेशनों पर अब हेल्थ एटीएम लगाए जाएंगे, जहां यात्री मामूली शुल्क पर 16 तरह की मेडिकल जांच करा सकते हैं। रिपोर्ट मोबाइल पर आपको तुरंत मिलेगी। इसके अलावा हेयर कटिंग सैलून, मोबाइल एसेसरीज काउंटर और मसाज सेंटर भी खुलेंगे। उत्तर भारत में कोहरा कम होने से विक्रमशिला एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों का परिचालन सुधरा। साथ ही रेल यात्रा को झटका रहित बनाने के लिए पटरियों को भी अपग्रेड किया जाएगा।